अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिश के अंदर गैस एक्सचेंज की कि फिश में गैस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होता है। एक बेसिक डिफरेंस जो है दो मीडियम्स में, एयर में और वाटर में, ये है कि जो वाटर है इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट एयर के मुकाबले में 2.5% कम है। ठीक है, वाटर के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है दैट इज मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑफ द एयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि फिश कैसे मेंटेन करती है अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को, और किस तरह से वो हमारे पास एक्सचेंज करती है गिल्स की सरफेस के अक्रॉस। ठीक है, तो जबकि हालांकि हम अगर कंपेयर करें तो जो वाटर है इसके अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है बहुत कम है, और इसमें जो ऑक्सीजन है दैट इज इन द डिजॉल्व फॉर्म। ऑक्सीजन जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ऑक्सीजन, एक करेक्शन आप कर रहे हैं। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि भाई वाटर तो इटसेल्फ H2O है, इसमें तो हर जगह ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऑक्सीजन जो है वो किसी काम की नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट यूज दैट ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेटरी नीड्स। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए उनको जो ऑक्सीजन चाहिए वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो कि हमारे पास पानी के एजिटेट करने से, पानी के फ्लो करने से पानी के अंदर डिजॉल्व होती है। जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर। ठीक है ना, यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो जो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन वाटर के अंदर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वो ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स। तो ज्यादातर फिश जो हैं इनके अंदर पंपिंग मैकेनिज्म होता है वाटर को पंप करने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही एक्सचेंज करती हैं गैसेस को। जैसे आप ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास जब एक फिश अपना माउथ बंद करती है तब इसके गिल्स ओपन होते हैं, गिल्स की जो कवरिंग अपर्कुलम ओपन होते हैं, और जब ये अपर्कुलम बंद कर लेती है तब माउथ ओपन करती है और इस तरह से पानी अंदर एंटर होता है। तो ये अल्टरनेटिव जो हमारे पास काम करती है, एक दफा मुंह बंद करती है, गिल्स की कवरिंग खोलती है और पानी बाहर निकल आता है, और एक दफा हमारे पास गिल्स की कवरिंग बंद करती है, मुंह खोलती है, तो पानी अंदर चले जाता है। ये दो वेज हैं जिनके थ्रू हमारे पास जो वाटर है वो इसके जो हमारे पास ब्यूकल कैविटी है उसके अंदर जा रही है, और उसके थ्रू हमारे पास ये गिल्स तक जाएगी। ठीक है ना, फेरेंक्स के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो ये इसने एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है एक टिलियोस्ट फिश का, तो बोनीफिश का। और इसमें देखें कि हमारे पास ये अपर्कुलम कवर कर रहा है गिल्स को, और ये गिल आर्चेज हैं जो इसके जो अपर्कुलम के नीचे आपको मिलती हैं, मोस्टली चार होती हैं। अब ये आप इसने हेड से लिटरल सेक्शन लिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया हुआ है हेड से, और यहाँ पे वो दिखा रहा है कि जो इसका कांटेक्ट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ दो तरह से है। एक हमारे पास माउथ के थ्रू है और एक हमारे पास किस तरह से है, ये अपर्कुलर कैविटी जो है उसके थ्रू है, गिल्स के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ से वाटर एंटर हो रहा है। ये जो अंदर कैविटी है दैट इज द ब्यूकल कैविटी, और इसके बाद हमारे पास ये गिल फिलामेंट्स और गिल आर्चेज हैं। गिल आर्चेज असल में हमारे पास वो सपोर्टिंग स्केलेटन है जो कि इनको शेप प्रोवाइड कर रहा है, जिनको मेंटेन किए हुए है। ठीक है ना, और इनसे दो फिलामेंट्स निकलते हैं। ठीक है, और फिलामेंट्स में जो स्पेसेस हैं दैट आर द स्लिट्स। ठीक है, और मतलब कि एक गिल फिलामेंट और दूसरे गिल फिलामेंट में जो स्पेस है वो हमारे पास गिल स्लिट है, और उस स्लिट से जो है वाटर पास आउट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो स्पेस है हमारे पास अपर्कुलम और जो गिल फिलामेंट के बीच में वो अपर्कुलर कैविटी है। ठीक है, तो ये सारा मेन उसका जो हॉरिजॉन्टल वे से सेक्शन कट करके उसने दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे जो दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर्स, इनको आपने गौर से देखना है। यहाँ पे ये ब्यूकल कैविटी वाला रीजन आ गया, ये पर्कुलर कैविटी वाला रीजन आ गया, और यहाँ पे वो जो हमारे पास उसके लेमेले हैं वो मौजूद हैं। अब लेमेले जो सेकेंडरी लेमेले हैं इसमें आप ये नोटिस करें तो ये रैक्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक लेयर है, इसके नीचे बिल्कुल एक लेयर है सेम ऐसे ही, फिर एक और लेयर है। तो यहाँ से वाटर पास आउट हो रहा है, और ये वाला जो रीजन है यहाँ से ब्लड पास होगा। अगर आप इस इमेज में देखें ज्यादा क्लियरली आप इसको देख पाएंगे, इसको और एनलार्ज करके यहाँ पर उसने सेकेंडरी लैमेले को दिखाया हुआ है। ठीक है, कि ये जो बीच में रैक्स हैं यहाँ से वाटर पास हो रहा है, और इधर से इधर को, ब्लू से रेड की तरफ को ब्लड मूव कर रहा है।
ठीक है। ये एफरेंट फिलामेंट है और ये इफरेंट फिलामेंट है जो हमारे पास वेसल का। तो यहाँ से ब्लड इधर को मूव कर रहा है, वाटर इधर को मूव कर रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ऑपोजिट फ्लो होने की वजह से इसको हम काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। और जब दोनों में अपोजिट फ्लो होगा तो हमारे पास जो वाटर की मूवमेंट है या हमारे पास जो एक्सचेंज गैसेस जो है वो ज्यादा स्विफ्ट होगा, ज्यादा तेज होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही दिखाया गया है, इसमें जरा फिगर को बहुत सिंप्लीफाइड रखा गया है, ठीक है। तो असल में व्यू डिफरेंट है उस डायग्राम का और इस डायग्राम का व्यू डिफरेंट है। इस डायग्राम को दिखाया गया है दोनों डायरेक्शन से, दो इसके व्यूज दिखा रहा है, यानी कि अपर से भी और इस साइड से भी, ठीक है। थ्री डायमेंशनल व्यू इसमें तकरीबन दिखा रहा है और इसके अंदर इसको ऊपर से दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि हमारे पास मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज्म है, मूव द वाटर इनटू द माउथ एंड फेरिंक्स ओवर द गिल्स एंड आफ्टर द फिश थ्रू द गिल ओपनिंग्स, ठीक है। मसल्स सराउंडिंग द फेरिंक्स एंड अ पर्कुलर कैविटी व्हिच इज बिटवीन द गिल्स एंड द पर्कुलम पावर दिस पंप। तो दो तरह के मसल्स काम कर रहे हैं, एक जो मसल्स फेरिंक्स के हैं और एक मसल्स जो हैं किसके हैं, अपर्कुलर कैविटी के हैं, ठीक है ना। ये दोनों मसल्स जो हैं वो इसको मिलके चला रहे हैं। असल में हम इन मसल्स की वर्किंग की बहुत ज्यादा डिटेल की तरफ नहीं जा रहे हैं, वरना यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ब्यूकल अपर्कुलर पंपिंग को मैकेनिज्म को उसने ठीक से एक्सप्लेन किया हुआ है इस बुक के अंदर। ये फिजियोलॉजी के असल में बुक है और इसके अंदर काफी ज्यादा डिटेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन असल में हमारा कोर्स उतनी डिटेल्स फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है हमें, लेकिन हम जब फिजियोलॉजी के कभी कोर्स में पढ़ेंगे इसको तो फिर इतनी ज्यादा डिटेल्स कवर करेंगे। तो शॉर्टली फिलहाल हम सिंपली इसको बस जनरल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे पास दो तरह के मसल्स हैं, एक मसल्स जो है वो कहाँ पे हैं, अपर्कुलर कैविटी में, और एक मसल्स कहाँ पे हैं, जो फेरिंक्स के मसल्स हैं। ये दोनों मसल्स मिलके पंपिंग एक्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो पावर क्रिएट कर रहे हैं जिसके थ्रू वाटर एंटर हो रहा है माउथ में और वाटर लीव कर रहा है, ठीक है। कुछ लेस्मोब्रैंकी आपको पता है कि हमारे पास कार्टिलेजिनस फिश की टाइप है, और ये वाले फिश जो हैं ये ओपन ओशन के अंदर अपने माउथ को खुला रख के मूव करती रहती हैं, ठीक है ना, और पानी को अंदर लेके कंटिन्यूसली जाती रहती हैं, और इस मेथड को हम कहते हैं रैम वेंटिलेशन कहते हैं। अब लेस्मोब्रैंक में क्योंकि परकुलम नहीं होता, हम लोग जब बेसिक डिफरेंस करते हैं कार्टिलेजिनस फिश में और बोनी फिश में, तो हम कहते हैं कि जो कार्टिलेजिनस फिश है इनमें जो है वो परकुलम प्रेजेंट नहीं है वो पंपिंग एक्शन के लिए, ठीक है। इसलिए कुछ शार्क्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं, उनका सर्वाइवल ही उनकी मूवमेंट पे, अगर उनको रोक दिया जाए तो वो मर जाएंगी, ठीक है। Other move water over their gills with a pumping mechanism similar to just described, कि बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। अब कुछ जैसे हम पहले बता रहे हैं कि खुला रखेंगे मुंह और कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। Rather than using an operculum as a pumping process, however, these fishes have gill bars with external flaps. अब कुछ में एज सच जो है वो हमारे पास अपर्कुलम नहीं है, लेकिन वो जो स्लिट्स हैं उनके ऊपर फ्लैप लगे हुए हैं, मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, और वो फ्लैप जो है वो बिल्कुल अपर्कुलर कैविटी की तरह से ही काम करते हैं, क्योंकि फ्लैप भी कवरिंग कर देंगे, जब कवर कर देंगे तो प्रेशर जनरेट करेंगे और वाटर अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्पाइरेकल्स भी अक्सर कुछ में प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। मॉडिफाइड जस्ट दैट आर जस्ट बिहाइंड द आईज ऑफ द लेस्मोब्रैंक्स आर यूज्ड एज एन अल्टरनेट रूट फॉर वाटर एंटरिंग द फेरिंक्स, ठीक है ना। तो ये भी एक अल्टरनेट रूट के तौर पे ये जो स्पाइरेकल्स हैं, स्पाइरेकल्स ओपनिंग्स को असल में कहते हैं, और ये ओपनिंग्स कहाँ पे हैं, आईज के बिल्कुल पीछे हैं, और यहाँ से भी वाटर एंटर हो सकता है। अब गैस एक्सचेंज जो है ये बहुत एफिशिएंट है, गिल्स के थ्रू जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, और गिल के अंदर जो विजरल आर्चेस हैं वो गिल्स को सपोर्ट कर रही हैं। मैं अभी आपको जो इमेज दिखा रहा था इसके अंदर अगर आप ये नोटिस करें तो ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, ये जो बोन वाला स्ट्रक्चर है, आर्च स्केलेटन जो है ये सपोर्ट कर रहा है असल में, ये वी लाइक फॉर्म के अंदर ये जो दो इसकी डायरेक्शंस हैं इनको, ठीक है ना, वी फॉर्म में इसकी इमेज बनती है। तो ये जो हमारे पास है इनके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ये हैं विजरल आर्चेस, ठीक है। और गिल फिलामेंट्स असल में जो बाहर के उसके फ्लैप की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये वाले रीजन्स हैं, ये फिलामेंट्स असल में सेकेंडरी लमेले जिनको कह रहा है, ये फिलामेंट्स असल में, ठीक है। और यही मेन स्ट्रक्चर है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। कॉल्ड द फेरेंजियल लेमेले, यहाँ पे देखें ना कि गिल फिलामेंट्स जो हैं गिल आर्च से एक्सटेंड कर रहे हैं, और इसके अंदर वेस्कुलर फोल्ड्स हैं एपिथेलियम के, थिन लेयर है, और हमारे पास उसमें फोल्डिंग हुई है जिनको हम फेरेंजियल लेमेले कहते हैं, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर लेमेले असल में वो इनकी फोल्डिंग को कह रहा है, ठीक है। अब ये जो लमेले हैं यहाँ से एक्सचेंज होना है, ठीक है।
यहाँ पे देखें कि हमारे पास ब्रेंकियल आर्टरी कैरी ब्लड टू द गिल्स इनटू द गिल फिलामेंट्स। तो आर्टरीज जो ब्लड लेके आ रही हैं गिल्स की तरफ और गिल फिलामेंट्स की तरफ, उनका जिक्र कर रहे हैं। अब ये जो आर्टरीज हैं वो कैपिलरी बेड्स में, मतलब कि आर्टरीज कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है ना, ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं और ब्रांचिंग हो जाती है असल में, और ज्यादा छोटी ब्रांचिंग छोटी ब्रांचिंग। तो हमारे पास आर्टरीज जो हैं वो टूट जाती हैं किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर, ठीक है ना। और गैस एक्सचेंज जो है वो हमारे पास जब ब्लड और वाटर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तब होता है। जैसे मैं आपको इस इमेज में दिखा रहा था कि हमारे पास जो ब्लड है वो इधर को मूव कर रहा है और वाटर, ये जो ब्लैक एरोज हैं वो ब्लड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं और जो ब्लू एरोज हैं वाटर की डायरेक्शन को। ब्लड और वाटर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों की जो अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए हम इसको काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म कहते हैं, और ये एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए जरूरी है क्योंकि ग्रेडियंट बन जाता है। अगर आप इस इमेज में देखें तो ये वो ग्रेडियंट ही दिखाना चाह रहे हैं कि वाटर के अंदर कंटेंट ऑक्सीजन का कितना है और ब्लड के अंदर कितना है। यहाँ पे देखें ना कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट जो है जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो तब हमारे पास जो है वो एक्सचेंज ज्यादा फास्ट होगा। ये वो दोनों को कंपेयर करके बताने की कोशिश कर रहा है फिगर, ये जो सी और डी में। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि इन दिस वाटर encounters blood that is almost completely oxygenated, but a diffusion gradient will favor the movement of more oxygen from the water to the blood। जैसे जैसे वाटर मूव करता जाएगा लैमेले से वो ऑक्सीजन लूज करता जाएगा और ब्लड के अंदर जाती जाएगी, ठीक है। और क्योंकि ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की लो है, और इस तरह से डिफ्यूजन का ग्रेडियंट जो है मेंटेन रहेगा। अगर हमारे पास पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारे पास यूजली स्लो मूव करेगी ऑक्सीजन की, जो डिफ्यूजन का रेट है वो स्लो होगा। अगर आप इसमें देख रहे हैं इस तरफ को ब्लड मूव कर, वाटर मूव कर रहा है, इस तरफ को ब्लड मूव कर रहा है। अब दोनों में यहाँ पे देखिए कंटेंट, यहाँ पे ब्लड के वाटर के 15% है, 15 से यहाँ पे 5% है, यहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ पे 40%, यहाँ पे 30 में यहाँ पे मूव कर रहा है, और कंटिन्यूस ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन्ड है। इसमें वो कंटिन्यूस ग्रेडियंट मेंटेन्ड नहीं रहता जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है एक्सचेंज का वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा एफिशिएंट है फॉर एक्सचेंज, ठीक है ना। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो एक्सचेंज वैसा स्विफ्ट और वैसा एफिशिएंट नहीं रहेगा। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे 100% वाटर के अंदर थी, 5% इसके अंदर थी, यहाँ पे आ गया। 70-30 का डिफरेंस था, यहाँ पे भी आ गया। 50-50 का रेशियो हो गया, अब यहाँ पे डिफरेंस खत्म हो गया। तो इस वजह से जो ऑक्सीजन की मूवमेंट थी वो ब्लड की तरफ नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे वो 90% पे आने के बावजूद भी जो हमारे पास वाटर से ऑक्सीजन की मूवमेंट है वो कंटिन्यूसली चल रही है। तो वो डिफ्यूजन का ग्रेडियंट मेंटेन रहता है काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म के केस में, ठीक है। अब स्विम ब्लैडर और लंग्स की बात करते हैं हम, कि एक नया स्ट्रक्चर है। अब स्विम ब्लैडर और लंग्स ये भी मॉडिफिकेशंस हैं उन फिश के लिए जो कि हमारे पास लैंड पे आ जाती हैं, या हमारे पास जिन्होंने क्रॉस करना होता है एरियाज को जहाँ पे हमारे पास छोटे पूल्स बने रहते हैं वाटर के। आप देखें ना, एक छोटा सा गड़ा या डिच था, उसके बाद आगे थोड़ा सा गैप आया, लैंड थोड़ा सा आया, और उसके बाद एक और डिप्रेशन आ गया जहाँ पे वाटर क्यूमुलेटेड है। तो अक्सर फिश जो हैं जो कि टेम्परेट रीजन में रहती हैं जहाँ पे हमारे पास ड्राई एरियाज हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो जो स्ट्रीम्स हैं या रिवर्स हैं वहाँ का पानी अक्सर ड्राई हो जाता है। तो फिर वो फिश एक कैचमेंट से दूसरे कैचमेंट तक मूव करती हैं, तो उसके लिए उनको लैंड से गुजरना पड़ता है। अब वो जो फिश हैं जो लैंड को क्रॉस करती हैं उनके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग लंग्स कहते हैं या हमारे पास स्विम ब्लैडर्स कहते हैं। तो वो काफी हद तक इसमें हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि इनके अंदर जो गैस चैम्बर्स हैं जिनको हम न्यूमेटिक सैक्स कहते हैं, ठीक है, और इनके अंदर न्यूमेटिक सैक्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं इसोफेगस के किसी पार्ट के साथ या डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी और पार्ट के साथ। इसोफेगस के साथ या कनेक्टेड है या डाइजेस्ट सिस्टम के किसी और पार्ट। अब ये जो एयर स्वॉलो कर रहे हैं वो अंदर जाती है उन सैक्स के अंदर और वो यूज होती रहती है गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। और इस तरह से ये जो इंडियन क्लाइंबिंग पर्चेस ने एग्जांपल दी हुई है, लंग फिशेज या कुछ एंशियट रिप्डिस्टियंस जो हैं, ये न्यूमेटिक सैक्स जो हैं वो काम करते थे लंग्स के तौर पे, ठीक है। दूसरे फिश के अंदर न्यूमेटिक सैक जो है वो स्विम ब्लैडर का काम कर रहा है। अब स्विम ब्लैडर क्या है? स्विम ब्लैडर बायोंसी रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। बायोंसी रेगुलेशन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको भी हम देखेंगे अभी। तो असल में
स्विम ब्लैडर्स जो हैं वो जिस तरह से आप कह सकते हैं कि आपने वो एक ट्यूब, अक्सर हम देखते हैं पूल्स में जब कभी नहाने जाएं तो वो एक वो ट्यूब सी होती है, उसको हम फिल कर लेते हैं वाटर से और इसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब वो जो ट्यूब है वो काम कर रही है हमारे पास जो सैक का, जिसके अंदर एयर है और हमें डूबने से बचा रही है। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास इन फिश के अंदर भी है कि इन फिश में भी न्यूमेटिक सैक जो है वो काम कर रहा होता है बायोन्सी रेगुलेशन में, उनको मेंटेन रखता है वाटर कॉलम के अंदर। ठीक है, उसने कहा कि अक्सर जोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि लंग्स ज्यादा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है स्विम ब्लैडर के मुकाबले में, क्योंकि जो एवोल्यूशन था बोनी फिशेस का वो हमारे पास फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर और स्ट्रीम्स के अंदर हुआ डिवोनियन पीरियड में। और ये जो वाटर बॉडीज थी वो यूजुअली हमारे पास ड्राई हो जाती थी या स्टेगनेंट हो जाती थी, तो लंग्स का मौजूद होना उसके लिए बेनिफिशियल था उन फिश के लिए। ठीक है ना, जिंदगी मौत का सवाल था कि अगर उनमें लंग्स हैं और तो वो उनका सर्वाइवल है, और अगर लंग्स नहीं है तो ड्राई कंडीशंस में जाके वो मर जाएंगी। ठीक है, जबकि हमारे पास जो एवोल्यूशन था मॉडर्न फिशेस का, जो बोनी है जो मरीन या फ्रेश वाटर में रह रही हैं, इस कंडीशन में आके स्टेग्नेशन एक प्रॉब्लम नहीं है इन कंडीशन में। जो न्यूमेटिक सैक्स बायोन्सी रेगुलेशन के लिए वो एक एडाप्टिव फीचर है। तो ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इससे नेक्स्ट मैं आप बायोन्सी रेगुलेशन आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम इसके नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे।